Today in our series Green Room Interviews, we have with us today Sanjeev Sharma, distinguished member of the Film Censor Board, a philanthropist, a business magnate who owns and runs the Desire Group, which is heavily into promoting arts and culture, imparting education, organic farming, and also has recently made forays into the entertainment industry. संजीव जी कई संस्थानों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एंटी करप्शन फाउंडेशन के भी दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, और आप एक न्यूज़ मैगजीन चलाते हैं जो डिज़ायर न्यूज़ मैगजीन से मशहूर है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। स्ट्रगल हर आदमी की ज़िंदगी में है। इस दुनिया में आप किसी का भी नाम ले लीजिए, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन स्ट्रगल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे फादर जो है एजुकेशन ऑफिसर थे, उन्होंने हम 4 ब्रदर थे, 2 सिस्टर थे, उनको पढ़ाया लिखाया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अच्छे काम ये किए कि उन्होंने हमारे अंदर वो संस्कार दिए, जिन संस्कारों को लेके जो है हर एक बच्चे को एजुकेशन उन्होंने दी। एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने उनको सामाजिक कार्यों में भी लगा के रखा, और यही कारण है कि अगर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ तो जहाँ से मैं चल के आया हूँ और जहाँ मैं आज हूँ, वहाँ एटलीस्ट पहले अगर मुझे रोटियों की दिक्कत थी तो आज वो नहीं है। आप सब लोगों की दुआएं हैं और आज अच्छी 2 वक्त की रोटियां हमें मिल रही हैं। ये उस ऊपर वाले का सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो है 93 में मैंने ताज को ज्वाइन किया, 2006 में मैंने ताज को छोड़ दिया था। एज ए सिक्योरिटी मैनेजर मैं वहाँ रहा, लेकिन मैंने वहाँ पे अगर कोई चीज़ सीखी तो मैंने वो रतन टाटा जी के जो एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट है, हमने उनको फॉलो किया, और वही आज उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं कहीं जॉब भी करता था। 1770 रुपये में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। बस में हम जाते थे, टाइम से पहुंचना होता था, सारी चीज़ें हम करते थे, बट बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर अपने बिजनेस शुरू किया, और भगवान का ये वो है कि हमारे नाना जी की तरफ से जो है उनके जिन्स में थे बिजनेस के। हम थे सिर्फ नौकरी पेशा वाले, लेकिन हमने एक रिस्क उठाया, और रिस्क उठाने के साथ साथ हमने जो है बिज़नेस को शुरू किया। और बिज़नेस एक स्टेज पे हम इस पे ले आए कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हम चारों तरफ जो है वो घूमे। मतलब हम नॉर्थ ईस्ट में जाके हमने सीमेंट प्लांट भी लगाया, लैंड भी परचेज करी, महाराष्ट्र में भी गए, यूपी के अंदर भी गए। एक जुनून था हमारे अंदर। और बिज़नेस का जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वो है पैशन। आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो। हर दिन आपको कोई ना कोई चीज़ डिमोरलाइज करती है, और आप अगर उसके अंदर फंसते चले जाते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हर रोज़ आप चैलेंज लेके चलते हो तो एक लाइफ का एक अलग ही मज़ा आता है। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हम सीमेंट का काम करेंगे, हम स्कूल खोलेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हम मीडिया में भी आ जाएंगे। मैं सबसे अगर मैं अपनी एजुकेशन को कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया। ग्रेजुएशन के बाद जो है फिर मैं जॉब के अंदर चला गया, लेकिन आज इस एज के अंदर आके भी मैं मैगज़ीन को खुद लिखता हूँ, सारा सब कुछ करता हूँ। डिज़ायर न्यूज़ मैगज़ीन आप हमारी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। तो जितने काम हैं वो मैं पहले खुद करता हूँ, तब अपने बच्चों को बताता हूँ। नहीं, देखिए कोई रीज़न नहीं होता, ये सब डेस्टिनी है। आपको कब क्या करना है ये प्री डिसाइडेड है। अब आके हम एक्टिंग भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम एक अच्छे अपने आप को एक्टिंग करने वाला भी समझते हैं। तो जो एक आपको जो रोल मिलता है वो रोल ऑलरेडी भगवान डिसाइड करके भेजता है कि आपको कब क्या करना है। ये अगर मैं अपने डिज़ायर ग्रुप की बात करूं तो कभी मैं खड़ा होकर, जब मैं जॉब करता था, मैं देखता था कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो ये मेरी भी डिज़ायर थी। मैंने इस डिज़ायर को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया, वो डिज़ायर को मैंने लोगों तक फैलाया।
मैं आपको बता दूं कि डिज़ायर ग्रुप जो है डिफरेंट वेन्यूज़ के अंदर काम करता है। डिज़ायर ग्रुप इंस्टीट्यूशन में भी है, डिज़ायर ग्रुप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी है, डिज़ायर ग्रुप मीडिया के अंदर भी है। हम डिज़ायर न्यूज़ मैगज़ीन भी जो है वो चलाते हैं और साइमल्टेनियसली डिज़ायर फॉर लाइफ हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम गरीब बच्चों को आर्ट की भी एजुकेशन देते हैं। हम उनको एक आर्ट से रिलेटेड जो है, जैसे हमारी एक आर्ट गैलरी है, डीसी आर्ट गैलरी है, उसके तहत भी हम बच्चों को जो है बड़े बड़े आर्टिस्टों से आगे आने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। आज हमारे साथ करीब 500 आर्टिस्ट जो है हमारी आर्ट गैलरी के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अभी हम रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं कि हम एक स्कूल भी खोलें अनूप शहर के अंदर, ताकि वहाँ पे गरीब बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन मिल सके। तो डिज़ायर ग्रुप, जो हमने डिज़ायर शुरू वर्ड यूज़ किया था, वो डिज़ायर हमने इसलिए यूज़ किया था कि एक हर इंसान की अंदर एक जो है डिज़ायर होती है और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए या तो भगवान किसी को भेजता है और या फिर कई दफ़ा कोई इंसान जो है वो इस रूप में आता है कि वो आपके डिज़ायर को पूरा कर दे। मुझे आज भी जो है, आज जो माननीय अमर सिंह जी जो है नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं उनका दिल से जो है उनको मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ और हमेशा उनका आभारी रहूँगा। कि एक मैं अपनी छोटी सी डिज़ायर बताता हूँ कि जब मैं कई दफ़े सोचता था कि भाई एक मुरादाबाद में एक जगह है कि वहाँ पे हम अपना एक चार्टर्ड प्लेन उतारेंगे, तो मैंने उनसे वैसे ही एक दिन डिस्कस किया। तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने जो है एक 18 सीटर चार्टर्ड प्लेन लेके यूपी गवर्नमेंट से परमिशन लेके मेरे को और जया प्रदा जी को वो लेके गए और उन्होंने वो फर्स्ट और लास्ट अभी तक का जो है जो एयरपोर्ट जो बन रहा है वो हमारा ही चार्टर्ड प्लेन उतरा। तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपकी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं और मैं तो एक बात और मानता हूँ कि डिज़ायर को पूरा करने के लिए अगर आप देखें तो मैं अब्दुल कलाम आज़ाद को आज भी जो है फॉलो करता हूँ। हमारे जो मोस्ट लर्नेड प्रेसिडेंट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि भाई सपने देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप सपने देखो, आराम से देखो, लेकिन सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे वो हुआ, सपनों ने मुझे भी कभी सोने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा जो है मुझे हर रोज़ एक नया चैलेंज दे के भेजा और उस चैलेंज को हम धीरे धीरे करके पूरा करते चले आए। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि रतन टाटा जी से, कि मैंने उनको देखा कि कई दफ़ा वो अगर अपने गेस्टों को लेके आते थे तो उन्होंने कभी बेल बॉय या किसी को जो है ये इशारा नहीं किया कि आप इनका जो है बैगेज ऊपर लेके जाओ। वो खुद आते थे, रिसेप्शन पे आते थे, अपना सारे का सारा वो खुद फॉर्म फिल करते थे और उनको गेस्ट को रूम तक छोड़ने जाते थे। और एक इंसिडेंट में उनका और भी बताऊं कि किसी हमारे स्टाफ के उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उनके बच्चे को जो है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो जितना कंट्रीब्यूशन स्टाफ ने दिया उससे डबल कंट्रीब्यूशन रतन टाटा जी ने उस स्टाफ के लिए किया। तो जहाँ तक ताज की मैं बात करूँ तो ताज मेरी लाइफ का जो है एक गेम चेंजर रहा और जितना मैंने वहाँ से लर्न किया शायद उसी का एक नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के प्रकाश जावड़ेकर जी का, कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे क्यों नॉमिनेट किया दोबारा जो है। हो सकता है कि उनको मेरा काम पसंद आया हो या कोई वो हो, तो मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई उन्होंने मेरे पास अगर दोबारा विश्वास मेरे पे जताया है, तो जितनी मेहनत और ईमानदारी से मैंने पहले काम किया सेम उसी टेम्पो को हम आगे लेके जाएंगे। और देखिए, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए। अब लोगों को जो है महीनों चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आप
साउथ में बैठ के अपनी मूवी को दिल्ली में पास करा सकते हैं, दिल्ली में बैठ के अपनी मूवी को साउथ में पास करा सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ एक बॉम्बे में था, बॉम्बे आप जाएंगे, आपके कितने खर्चे होंगे, सारे के सारे वो हैं। अब जो सिस्टम है, नई गवर्नमेंट ने सिस्टम को काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है। अब आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, आपको बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप घर बैठे आप अपनी मूवी को पास करा सकते हैं। आप फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और आप अपनी मूवी को घर बैठे पास कराइए। और ये भगवान की एक मेहर है कि अगर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उतनी मेहनत और ईमानदारी से आगे भी काम करता रहूँगा। नहीं नहीं, देखिए लाइफ को जो है, जिस आदमी ने कभी अगर बिटरनेस जिस दिन आपके पास आएगी, वो बिटरनेस आपको ख़त्म कर देगी। मैं जब मेरी जेब के अंदर 50 रुपये होते थे, मैं स्कूटर के ऊपर जाता था, मुझे तब भी खुशी मिलती थी। मेरे एक जोड़ी कपड़े जो है मेरे स्कूटर की डिग्गी में होते थे। फिर भगवान ने अगर मुझे मर्सिडीज़ दी तो मैंने कभी उस पर भी ये नहीं किया कि भाई मर्सिडीज़ कहाँ, क्योंकि वो भी एक बैठ के जाने का साधन है और कुछ नहीं है। लाइफ को मैंने हमेशा जो है, मैं कितनी दफ़े उसने ऊपर वाले ने मुझे एक दफ़ा जीरो पे लेके आया, जीरो के बाद फिर उसने उठाया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज भी वो मुझे नई अपॉर्चुनिटी के लिए ये कहता है कि आप आज से जो है, ये आपका घर भी नहीं है, आपका बिजनेस भी नहीं है, आप नए सिरे से कुछ करो, तो मैं सुबह उसी हिसाब से तैयार होऊंगा। मैं नहा धो के तैयार होके और अपने नए काम के लिए निकलूँगा। वो मेरा पैशन है। वो मेरे को कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी बिटर रहा या मैं कभी बहुत खुश रहा। खुश मैं इसलिए नहीं रहा कभी भी, क्योंकि खुशी उस दिन है जिस दिन हम अपने से छोटे आदमियों के लिए ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। मुझे नहीं लगता कि भाई अभी तक हम उस मकाम पर पहुँचे हैं कि हम किसी के लिए कोई बहुत अच्छा कर पाएँ, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है जिस दिन हर घर के अंदर 2 वक्त की रोटियां, सर पे छत और घर में दिवाली होगी, उस दिन मेरे चेहरे पे आप ज़रूर खुशी देखेंगे। और कोई इंसान अपना रात को भूखा ना सोए, इससे बड़ी और कोई वो नहीं है। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहा। जब भी उसने मुझे नीचे गिराया तो और ऊपर चढ़ाने का मौका दिया, लोगों से लर्न करने का मौका दिया। और मैं हमेशा चाहूँगा कि भगवान मुझे एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे कि मैं मासेस तक जाऊं, लोगों की मदद करूं। जितना उसने मुझे दिया है वो मेरे लिए सफिशेंट है। मुझे उससे ज़्यादा कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा मुझे कोई आगे करना है। लेकिन अब मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। वो अगर अपॉर्चुनिटी उसने मेरे को ज़रूर दी तो एक दफ़ा मेरी कोशिश रहेगी, जो कि एक हर इंसान को करनी चाहिए। देखिए, जो डिज़ायर फॉर लाइफ हमारी एनजीओ है, उसका हमारा टारगेट है, ये टारगेट नहीं है कि हम 5 लाख आदमियों को जो है एजुकेशन दें या 5 लाख आदमियों को हम आर्ट सिखाएं, ठीक है ना। हमारे फादर कहते थे कि ज़िंदगी में किसी को 2 किलो मछली देने की बजाय उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम के अंदर हम जितने भी उसके अंदर काम कर सकते हैं वो काम हमें करने हैं। वो अभी हमारे बिल्कुल पाइपलाइन में है कि हम उनको आगे तक बढ़ा के लेके जाएंगे। क्योंकि जब आप, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री अभी तक जो है बनाई है। हमारा मेन फोकस है मेरी बेटी मेरा गरूर और नशा रिश्तों का। हमारा हमेशा वो रहा है कि आज अगर नारी का सम्मान जिस देश में नहीं होता, उस देश के अंदर आप अगर ये सोचें कि आपदा नहीं आएंगी, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसका कई दफ़ा असर और लोगों पर भी पड़ता है। आज जो नारी सम्मान के लिए, बेटियों के लिए हम जितना कर सकते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भारत का सरकार का एक नारा है, स्वच्छता अभियान जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम, ज़रूरी नहीं है कि आप को हम ये कहें कि भाई आप बॉम्बे जाए और बॉम्बे के सारे स्लम को ख़त्म कर दो, या आप चेन्नई में जाके किसी चीज़ को ख़त्म कर दो। अगर गांधी जी की सेइंग को माने तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो हमेशा कहते थे कि भाई यू सर्व योर नियर एंड डियर।
तो आप अगर अपने जो नज़दीक के अपने मोहल्ले हैं, अगर आप मोहल्ले में भी गंदगी अगर नहीं फैलाएंगे तो देश तो ऑटोमेटिक अपने आप ही साफ हो गया। कौन कहता है कि भाई आप कन्याकुमारी जाएं, या कौन कहता है कश्मीर में जाके आप सफाई करें। आप सिर्फ उतनी ही सफाई पे ध्यान दे लें जितने आप जहाँ से आप घूमते रहते हैं, बस। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एनजीओ वही काम कर रही है, उसी में हम लगे रहते हैं। और लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो बहुत मदद करते हैं उसमें। देखिए, नंबर एक तो ये कोविड जो है ये एक नॉर्मल फ्लू है। मैं नहीं मानता कि भाई ये कोई इतनी बड़ी महामारी है। ठीक है, पहले भी करोड़ों लोग जो है वो किसी ना किसी बीमारी से, कभी किसी को जो है कैंसर हो गया, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, लोग पहले भी जो है वो जाते थे। लेकिन कोविड ने एक चीज़ मुझे ज़रूर सिखाई जो कि बड़ी पॉजिटिव रही, कि जो टाइम हम अपनी फैमिली को नहीं दे पाते थे, वो टाइम आज हमें अपने फैमिली के करीब आने को लगा है। जिन आदमियों को, जिनको हम ये समझते थे कि भाई ये हमारे बहुत ही नज़दीकी हैं, वो लोग भले ही थोड़ा सा दूर हुए हों, लेकिन एक आम आदमी जो है अपने फैमिली के बहुत करीब आ गया है। उसको मुझे याद नहीं कि मैं अपने बेटे के साथ मैंने कभी टाइम बिताया हो। वो कैसे जो है वो बेड पे बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता, कि क्योंकि हम बिजनेस में लगे रहे, वो अपनी मेहनत करता रहा और वो धीरे धीरे चलता रहा। कोविड में एक चीज़ ज़रूर हर इंसान को याद रखनी चाहिए कि वो है, ये कोरोना नहीं है, इसमें हमें अपनी करुणा को नहीं खोना। जो कोरोना में लोग करुणा को खो रहे हैं आज के टाइम में, वो गलत है। देखिए, मुसीबतें हर जगह आती हैं। ये जो कोविड महामारी है, ये आज कोई ये नहीं है कि भारत में है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है। और हर इंसान को, अगर हम अपना 6 महीने का या साल भर का राशन भी अगर हम नहीं कर सकते, तो हम देश से क्या उम्मीद करते हैं। देश तो 5-5 साल की आगे की सोच के चलता है। आर्मी के लिए भी सोच के चलते हैं, पुलिस फोर्स के लिए भी सोच के चलते हैं, डॉक्टरों के लिए भी सोच के चलते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें किसी आदमी को डिमोरलाइज होने का। अब मैं बताता हूँ कि ये एक क्रिएटिविटी आपके अंदर से जगाने का एक भगवान ने एक पीरियड भेजा है। मैं ज़िंदगी में, मेरे को लिखने से इतनी ज़्यादा एलर्जी थी, मुझे लिखने से बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भैया, कंप्यूटर से भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन कोविड आया, मुझे लगा कि मुझे आर्टिकल लिखने चाहिए, मैंने लिखना शुरू किया। और तो कोविड जो है, इसमें हमें प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन आदमी वैसे भी लेते हैं कि भाई आपको हमेशा अपने हाथों को साफ रखें। कोविड हो या ना हो, आपको अपने हाथ तो वैसे भी साफ रखने चाहिए, ठीक है कि नहीं। आप मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें। ये सारी की सारी चीज़ें एक नॉर्मल है, इनको आप एबनॉर्मल नहीं कह सकते कि कोविड। इनको तो पूरी ज़िंदगी हमें अपने सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। स्वच्छता के लिए कौन मना कर रहा है आपको? किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि कोविड की अगर वैक्सीन आ जाएगी तो आप अपने हाथों पे काला तेल लगा के और आप उसको जो है अपने मुंह पे लगाएंगे। आपको तब भी प्रिकॉशन लेनी है। तो कोविड जो है, ठीक है, लोगों के डेफिनेटली बिजनेस में भी फ़र्क पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। लेकिन जिसका पैशन है, जिसको काम करने का जज्बा है, उन लोगों ने घर में बैठ के भी, आज टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो गई, आप देखिए ना। पहले बच्चों को जो है स्कूल में जाने के बजाय कोई पढ़ा ही नहीं पाता था। आज अगर 1 साल हो गया है, 1 साल होने को पूरा आया है, आज बच्चे जो है वर्चुअल उनसे जो है क्लासेस ले रहे हैं, कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों का, अगर एक बैड फेस था तो एक अच्छा फेस भी आया है कि सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब सब, हर आदमी जो है सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से कर रहा है, बैंकिंग इंटरनेट से कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है इंसान जो है। तो मैं नहीं मानता कि कोविड कोई हमारे लिए एक बहुत बड़ी महामारी है। ये हर 100 साल में, 200 साल में कुदरत हमें दिखाती है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक रोल अदा करने आए हो, इसके अलावा आप कुछ करने नहीं आए हो। आप मेहनत और ईमानदारी से अपना रोल अदा करो। एनवायरनमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी हम परवाह नहीं करते। हम धड़ाधड़ पेड़ों को काटते हैं, नए पेड़ हम लगाते नहीं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं।
उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि गवर्नमेंट कर भी रही है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं, इसमें मासेस में लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको नेचुरली औरों को भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, मूल मंत्र सबसे बड़ा ये है कि आप दुनिया में कोई भी काम करें, जो काम आपको करना है, अगर आप सफाई से लेके और आप हवाई जहाज़ बनाने तक कोई भी काम करें, अगर आपका पैशन नहीं है और आप किसी के दबाव में आके अगर कोई काम करते हैं ना, तो आपको नहीं करना चाहिए वो काम। कोई काम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसमें आपका मन ना हो। अब अगर एक इंजीनियर को हम ये कहें कि आप एक अच्छी पेंटिंग बना दो, तो क्या वो बना पाएगा? वो ज़िंदगी में वर्स्ट आर्टिस्ट बनेगा। तो जो पैशन है, और यंगस्टर को आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको अपना ना सोच के देश की तरफ भी सोचना चाहिए। अगर एक सभ्य समाज होगा, एक एजुकेटेड समाज होगा, एक समाज के अंदर अगर अच्छे लोग होंगे, तो उसका बेनिफिट हमारी यंग जनरेशन को ही मिलेगा। उसका बेनिफिट लेने के लिए मैं तो हो सकता है कि भाई उस टाइम तक ना रहूं, और लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि देश की तरक्की के लिए उनको बाहर और कंट्रियों में जाने की बजाय उनका फोकस होना चाहिए कि वो अपने देश के लिए काम करें, स्वावलंबी बने। जो स्वावलंबी एक कितना अच्छा वर्ड जो है सरकार ने निकाला है कि हर इंसान को स्वावलंबी बनना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया से ज़्यादा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आज हम सुपर पावर हैं, वो आप सबके सामने है। कोई मैं उसको बूस्ट नहीं कर रहा कि सरकार का क्या है, लेकिन आज सुपर पावर है। अगर आज अमेरिका अगर कहीं हमारी उस बातों को तवज्जो दे रहा है, चाइना अगर हमारे सामने अगर गर्दन नहीं उठा रहा है, तो ये हमारे देश का यूथ है जो कि हर जगह खड़ा हुआ है। हर जगह वो खड़ा हुआ है और वो आज आवाज़ उठाने में सक्षम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर यूथ से कि उसको अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन, देश की तरक्की, इन सब के लिए उसको आगे आना चाहिए और एक अपना रोल मॉडल वो क्रिएट करें और देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि लाइफ जो है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा मेरा सोचना है। जी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपने कीमती समय में से आज मेरी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे। आप अच्छे काम करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर कोई आदमी मेरी लाइफ के बारे में पूछता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल आदमी हूँ, तो लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है। जो काम हम करेंगे, हो सकता है वो अच्छे हों बुरे हों, वो तो हमारा समाज ही बताएगा, और समाज है तो हम हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।